अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं वो ऐलान करना चाहता था कि एबोला वायरस के मुतालिक सवाल आया है लाइबेरिया से। इसका कोई प्रिवेंटिव, कोई इलाज, क्योंकि हमें इस बीमारी का पूरा तजुर्बा नहीं। कल डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था तो उन्होंने जो इलामतें बताई थी वो और थीं, और जो इलामतें लाइबेरिया से आई हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि लाइबेरिया वाले इत्तला देने वालों ने इतने नुमाया फ़र्क क्यों किया है। लाइबेरिया से जो इत्तला मिली है वो ये है कि तेज़ बुखार, जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती डॉक्टरों को, और चंद दिन के तेज़ बुखार में जो कम नहीं होता, मुसलसल जारी रहता, मरीज़ ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि इस बीमारी का ताल्लुक एक्सटेंसिव ब्लीडिंग से है, यानी ऐसे जरियान खून से जो किसी तरह बंद नहीं होता। खांसी में भी नाक के सस्ते, हर रास्ते से फिर खून जारी हो जाता है। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने पहले एक जिक्र किया था एक ऐसी बीमारी का जो अफ्रीका में बंदरों से इंसानों में आई है। उसके मुताबिक मैंने पढ़ा था, वो हो सकता है यही हो। मुझे अब याद नहीं रहा कि उसका नाम क्या था, लेकिन अगर एबोला ही है तो उसमें इन दोनों बातों को मिलाकर दिखाया गया था कि तेज़ बुखार होता है और काफ़ी अरसे तक डॉक्टर भी और दूसरे भी मरते भी रहे और बीमारियां फैलाने का भी मुझे बनते रहे, लेकिन पता नहीं चलता था कि कैसे होता है ये। आखिर वो पकड़ा गया मामला कि नर्सेज जो हॉस्पिटल में काम करती थीं वही बीमारी फैलाने का मुझे बन रही थी, या बात सूरतों में डॉक्टर्स भी जो मगरिब से तहकीक के लिए गए, उनमें से भी बाज़ लोग बीमार हुए और वो भी खुद बीमारी फैलाने का मुझे बन गए थे। तो वो जो बीमारी है, वो जो अगर ये वही है, उसका जो इंतशार है वो एक तो लुआब दहन से, जूठा पानी पीने से शुरू हो जाता है। दूसरे उस खून से जो ब्लीड होता है, यानी जरियान खून से जो खून निकलता है, वो अगर किसी ज़रिए से इंसान में दाखिल हो जाए तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। बाज़ दफ़ा क़ै आती है और डॉक्टर देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी छींटे पड़ गए, तो वो इनहेल हो जाते हैं, या कोई ज़र्रा भी चला जाए, ज़ख़म हो वहाँ लग जाए, उससे वो बीमारी फैल जाती है। तो हवा से नहीं बल्कि बरह रास्त इंसान के अंदर के मवाद के दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल होने से ये बीमारी फैलती है। और अक्सर नर्सें चूँकि एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं और अब उस इलाके में जहाँ वो रहती थीं वहाँ बेतकल्फ़ी से खाने पीने, थूक के इंतकाल के ज़रिए जो पानी पीने से, एक बर्तन इस्तेमाल करने से हो जाता था, तो बीमारी फैलती चली गई। फिर उन्होंने बाद में इन सबको कॉर्डन कर दिया अच्छी तरह, यानी क्वारंटाइन में सब अस्पतालों को कर दिया, और बहुत मुसीबत के बाद बिल आखिर उससे कुछ निजात मिली। लेकिन जहाँ तक इसके प्रिवेंटिव का, यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दम का ताल्लुक़ है, मुझे याद नहीं कि अभी तक कोई बन सका हो उनसे। अब ये दो अलग अलग चीज़ें उस बीमारी में इकट्ठी थीं, तेज़ बुखार पहले होना और फिर जरियान खून। इस पहलू से मुझे जो नुस्खा तजवीज़ करना है उसके दो हिस्से होंगे। सबसे पहले तो बुखार को किस तरह ट्रीट करना है, जो अचानक बुखार चढ़ता है। इस सिलसिले में मैंने कल जो लिखवाया था वो पूरी तरह शायद वो समझ नहीं सकी, और अच्छा हुआ ऐलान होने की करने की बजाय अशफाक साहब, मतलब अशफाक से बड़े मुहताद आदमी हैं, उन्होंने ये ऐलान मुझे भिजवा दिया कि इजाज़त है। तो मैंने कहा नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, मैं कल ख़ुद बता दूँगा, इसलिए आज ये पहली बात छिड़ी है। हर वो बुखार जो अचानक आता है और उसकी कोई वजह मालूम नहीं और तेज़ी से चढ़ता है,
उसमें एकोनाइट चोटी की दवा है, और अगर वो बहुत गहरा ना जा चुका हो जिस्म के अंदर तो एकोनाइट अकेला ही ऐसे बुखारों से निपटने के लिए काफ़ी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था, मेरे ख्याल में बीमारी की नौइयत की नुक्ता निगाह से एकोनाइट अगर 1 लाख में दिया जाए तो ज़्यादा मुफीद साबित होगा। लेकिन जो इलामतें दोनों की मैंने दोबारा पढ़ी हैं, या पढ़ी हैं दोबारा पढ़ी नहीं, एक जो सुनाई गई थी डॉक्टर साहब की तरफ से, एक वो जो मैंने पहले से पढ़ रखी थी, एक वो जो लाइबेरिया से मुझे भिजवाई गई हैं। इनके रूप से मैं समझता हूँ पहला इलाज सिर्फ बुखार का होना चाहिए। अगर बुखार टूट गया तो इंशाल्लाह फिर वो ब्लीडिंग वाला हिस्सा, यानी जिनाने खून का हिस्सा बाद में शायद आए ही ना, क्योंकि तजर्बा कोई नहीं, इसलिए हम इम्कानी इलाज तजवीज़ कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये इलाज हो उसके नतीजे से हमें फौरी तौर पर मुत्तल रखना चाहिए, और फैक्स के ज़रिए दरमियान में भी मशवरे तलब करने चाहिए। कोई ख़ास मोड़ जाए बीमारी तो उस सिलसिले में ये जो इब्तदाई अंदाजे का इलाज है ये काफ़ी नहीं हो सकता, मुख्तलिफ़ वक्तों पर मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने पड़ेंगे। तो तमाम अफ्रीका के अहमदी जिन तक ये आवाज़ पहुँचे वो याद रख लें कि हमें वक्तन फ़वक्तन हर अहम मौके पर मुत्तले करते रहें। यानी बीमारी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्न करती है, कोई मोड़ती है, उस वक्त इतला देते रहें। पहले एकोनाइट 1 लाख, चूँकि एकोनाइट 1 लाख हर जगह मुयस्सर नहीं आता, इसलिए मुतबादिल के तौर पर मैंने एकोनाइट 1000 का जिक्र किया था, मिला जुला कर नहीं। बस एकोनाइट 1 लाख मिल जाए तो बेहतर, वरना एकोनाइट 1000, और अगर 1000 ना भी हो तो जिस ताकत में भी मुयस्सर आए उसको बार बार दिया जाए। 1000 हो या 1 लाख हो, शुरू में उसको निस्बतन जल्दी दोहराया जा सकता है। 1 लाख की ताकत में भी इब्तदा में वो रद्द अमल को पैदा करने की खातिर बाज़ दफ़ा CM की दवा भी थोड़े वक्फे में दोहरा दी जाती है। जब एक दफ़ा रद्द अमल शुरू हो जाए फिर इंतज़ार करना मुनासिब होता है, वरना उसी रद्द अमल के ख़िलाफ़ एक और रद्द अमल चल पड़ता है। तो इसलिए एकोनाइट 1 लाख में देकर 2-3 घंटे देखें, अगर कुछ मामूली सा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए तो बेहतर फिर इंतज़ार करें, वरना चंद घंटे के बाद एक दफ़ा फिर 1 लाख की एक खुराक दे दें। और ये दोनों खुराकें तकरीबन 12 या 14 या 20 घंटे के अंदर अंदर कुछ असर दिखाएंगी। अगर दिखाएं तो फिर वो जब तक वो असर जारी रहे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। जब वो असर चल पड़े और फिर रुक जाए फिर एक खुराक और दी जाए। और अगर फिर कोई असर ना हो और जहाँ तक फ़ायदा पहुँच चुका वहाँ जाकर उसने कदम रोक लिए, तो फिर उसके बाद सल्फ़र 1 लाख में देनी होगी। और सल्फ़र पर भी वही हिदायत चस्पा हो रही है कि अगर सल्फ़र 1 लाख में नहीं है तो एकोनाइट जिस ताकत में दी गई थी उसी ताकत में सल्फ़र भी दें और उसी तरह उसको भी दोहराएं। लेकिन अगर वो छोटी ताकत में काम ना करे, यानी एकोनाइट मिसाल के तौर पर किसी के पास सिर्फ 1000 है, उसने 1000 दी और ये सारी बातें जो मैंने बयान की हैं 1000 के बाद वाक़या हुई, फिर अगर सल्फ़र 1000 में हो तो फिर 1000 ही देनी चाहिए एकोनाइट के मुकाबले पर उससे मिलती जुलती ताकत की। वो अगर काम करे और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाए कि कुछ अर्सा काम किया फिर रुक गई, फिर उसे बढ़ाकर 1 लाख तक लेके जाना है। वरना अगर वो कोई फ़ायदा नहीं देती, ऊंची ताकत भी नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि सल्फ़र और एकोनाइट के असर से, के दायरे से ये बीमारी आगे जा चुकी है। उस सूरत में 2-3 हमारे सामने एहतमालात हैं।
एक ये कि बीमारी इतना गहरी जा चुकी है और जो इसने ज़ख्म पहुंचाने थे वो पहुंचा दिए हैं कि बाद में जरियान वाला हिस्सा आना ही आना है, और ख़तरा है कि फ़ौरन इसको ठीक ना किया गया तो फिर जरियान खून शुरू हो चुका होगा। वो जरियान खून दर हकीकत इन्फेक्शन के नतीजे में, जब इन्फेक्शन यानी ताफुन बैक्टीरिया वगैरह से जो पैदा होता है वो आगे बढ़ जाए, तब आखिरी मंजिल है। तो इसलिए अब दो तीन एहतमालात हैं, उनके पेश नज़र में दो तीन इम्कानी कार्रवाइयों का जिक्र करता हूँ। एक ये कि ऐसी इन्फेक्शन जो बहुत गहरी हो और जिस पर हमें ज़्यादा मालूमात ना हो, उनमें सिलीशिया सीएम बहुत मौसर दवा है। और सिलीशिया सीएम यहाँ भी बसा औक़ात ऐसे बुखार तोड़ने में काम आई है जहाँ इलामतें फ्लू की थीं या और इससे मिलती जुलती, और तेज़ बुखार, और कोई ऐसी दवा काम नहीं कर रही थी जो फ्लू से ताल्लुक़ रखने वाली है। सिलीशिया सीएम की एक खुराक दी और 24 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ ठीक हो गया। फिर उसी मरीज़ को दोबारा जब हमला हुआ, मैंने फिर सिलीशिया नहीं दी, दूसरी दवाएं फिर इस्तेमाल की, काम नहीं की। जब सिलीशिया 1 लाख दी फिर काम किया। तो सिलीशिया 1 लाख अजीब तरीके से काम करती है, और जहाँ ज़्यादा वक्त ना हो इंसान के पास, बुखार तेज़ हो और जल्दी जल्दी मरीज़ को मारने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ एक दो दूसरी कोशिशों के बाद अगर सिलीशिया 1 लाख दे दी जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। मगर रोज़मर्रा होम्योपैथ्स को इतनी जल्दी ऊंची छलांग लगाने से ज़रा एहतराज़ चाहिए, क्योंकि मुझे तो तजुर्बा है इन बातों का, इसलिए पता है फौरी तौर पर उसके रद्दअमल भी सामने आया तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कार्रवाई हो कर सकूँगा। मगर जहाँ मजबूरी हो, जहाँ पता ही नहीं या ज़िंदगी जाती है या कुछ करना ज़रूर है, तो उस सूरत में सिलीशिया 1 लाख अगर दे दी जाए तो हरगिज़ मुज़ायक़ा नहीं, और वो अकेली भी काफ़ी हो सकती है। एड्स में भी काम आती रही है। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो अब यहाँ आने शुरू हो गए हैं, और अल्लाह ताला के फजल से 1-2 के सिवा बाज़ आए हुए हैं, अक्सरियत को फ़ायदा पहुँचा है। इसलिए बाज़ दफ़ा रिपीट भी करना पड़ता है अगर फ़ायदा ना हो। मगर मैं कहना चाहता था कि इसलिए ये सिलीशिया के मुतालिक ये यकीन रखना चाहिए कि जब ये काम करे तो बहुत गहरा असर रखती है। बहरहाल उन केसेस में जो जिनमें नाकामी हुई है, उनमें भी हो सकता है बाज़ दूसरी मददगार दवाएं वक्त पर इस्तेमाल ना की गई हों। जहाँ नाकामी हुई वहाँ मैंने, जब मुझे वक्त पर मौका मिला, सिलीशिया के साथ सल्फ़र सीएम दे दी, और सल्फ़र के बाद जब दोबारा सिलीशिया दी तो उसने काम शुरू कर दिया। और सल्फ़र और सिलीशिया का ये जोड़ मैंने बहुत देर से नोट किया हुआ है। बहुत से ऐसे बच्चे जो सिलीशिया से कुछ फ़ायदा हासिल करते थे, जब रुक जाते थे तो मैंने सल्फ़र, जब मैं सल्फ़र 200 या उस ज़माने में 1000 तक दिया करता था, और फिर असर 9 सिलीशिया का असर शुरू हो जाता था। तो सल्फ़र अंदरूनी ताले खोलने के लिए और बीमारी के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल की राह में रोकें दूर करने के लिए बहुत मुफीद दवा है। बस सल्फ़र दूसरा हिस्सा होगा इसका। सल्फ़र के बाद सिलीशिया, ठीक है। अगर सिलीशिया भी काम ना करे तो चूँकि ब्लीडिंग होती है आखिर पर, अगर ये वही बीमारी है, तो फिर फेरम फॉस 1 लाख में दे देनी चाहिए। फेरम फॉस 1 लाख में बाद ऐसे मलेरिया के केसेस में, यानी मलेरिया के मरीज़ों में भी मैंने दी है, जहाँ छोटी फेरम फॉस ने कुछ असर किया था फिर रुक गई, और अल्लाह के फजल से 1 लाख ने फिर बुखार को बिल्कुल कला कमा कर दिया। तो फेरम फॉस चूँकि ब्लीडिंग की भी दवा है, इसलिए यहाँ ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। बुखार के आगाज़ में देने के लिए जो
एकोनाइट काम करती है होम्योपैथिक दवाओं में, वो इसमें बायोकेमिक दवाओं में यानी 12 टिश्यू रेमेडीज़ में फेरम फास करती है। तो एकोनाइट के मुकाबले पर फेरम फास बहुत ज़्यादा गहरा और लंबा असर रखने वाली दवा है, इसलिए हर पहलू से इस बात का इम्कान है कि जब ये पहला हिस्सा इलाज का नाकाम हो जाए तो फेरम फास वाला दूसरा दौर जो है वो हो सकता है कामयाब साबित हो और ब्लीडिंग रोकने में किसी हद तक काम दिखाए। इसके बाद फास्फोरस की बारी आएगी। फिर अगर मर्ज़ काबू में ना आए तो फास्फोरस में दोनों सलाहियतें हैं, गहरा असर रखती है और बहुत गहरी बीमारियों को जड़ से उखाड़ती है और ख़ास तौर पर गुर्दे और छाती, लंग्स वगैरह और बाज़ दफ़ा हड्डियों की गहरी बीमारियों में बहुत मुफीद साबित होती है। हड्डियों के कैंसर में फास्फोरस चोटी की दवा है। इसी तरह मसाने के कैंसर में भी फास्फोरस को मैंने बहुत मुफीद पाया है। तो जो भी बीमारी है उसका ब्लीडिंग से भी ताल्लुक़ है और फास्फोरस के मरीज़ अक्सर जरियान खून का रुझान रखते हैं, तो फिर फास्फोरस देनी चाहिए। सिलिशिया के बाद बताया ना मैंने, और हाँ फेरम फास के बाद, इन तीनों का आपस में ताल्लुक़ है। सिलिशिया के बाद, सिलिशिया के साथ फास्फोरस बसा औक़ात ऑल्टरनेट करनी पड़ती है, अदल बदल कर देनी पड़ती है और कोई आपस में इनका मुकाबला नहीं है, कोई रद्द अमल नहीं है एक दूसरे के ख़िलाफ़। बस फेरम फास बीच में डाल के फिर फास्फोरस देनी है और इस दौरान अगर मरीज़ की हालत बिगड़ती है या मर्ज़ की शक्ल तब्दील हो जाती है तो उस सूरत में हमसे रब्ता रखें और उम्मीद रखते हैं अल्लाह करे कि ये इलाज मुफीद और कारगर साबित हो। ठीक है। इम्तनाई तरह जो एहतियातें हैं इम्तनाई मर्ज़ के लिए कि आगे वो फैले ना, वो याद रखें बहुत ही अहम हैं। जब मरीज़ खांसता है तो बाज़ दफ़ा उसके साथ जो छोटे छोटे हल्के हल्के लुआब के ज़र्रे फ़िज़ा में फैल जाते हैं, उनसे भी बीमारी मुंतकिल हो जाती है। इसलिए ऐसे मरीज़ों की देखभाल करने वाले के लिए ज़रूरी है एक तो दस्ताने हमेशा पहने रखें और आँखों के, चेहरे के गिर्द कपड़ा और नाक के ऊपर से कपड़ा और आँख के ऊपर तमाम हिस्से पर जहाँ तक मुमकिन हो सफ़ेद कपड़ा या कोई भी कपड़ा बांध कर ये एहतियात कर लें कि बरह रास्त कोई ज़र्रा दाखिल ना हो सके। आँखों का इलाज के तौर के दफ़ा के तौर पर अगर शीशा पहन लिया जाए जो बिल्कुल यानी नज़र का शीशा ना हो बल्कि बग़ैर नज़र वाला, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत मुफीद बात है। क्योंकि अमेरिका से एक केस में मुझे इत्तला मिली थी कि डॉक्टर की आंखों पर खून का स्प्लैश हुआ जो एड्स का मरीज़ था और इससे वाक़यतन उसके लिए एड्स का ख़तरा पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, जो प्रिवेंटिव मैंने उनको दी वो ठीक हो गए, लेकिन सिर्फ आँख के ज़रिए भी वो एड्स का गंदा खून जिस्म में दाखिल हो सकता है और असर डाल सकता है। तो ये बीमारी भी हो सकता है आँख के ज़रिए भी जा सके अंदर। तो एहतियातें रखें पूरी और कोई गिलास, कोई बर्तन ऐसे मरीज़ का ऐसा ना हो जिसे कोई दूसरा इस्तेमाल करे। कागज़ के अगर वहाँ बर्तन नहीं मिलते जैसे यहाँ मिलते हैं गत्ते वगैरह के, तो एक गिलास या एक बर्तन को उसके लिए ख़ास कर दिया जाए और बेहतर है फिर उसको धोकर साफ़ करने की बजाय तोड़ ही दिया जाए। तो इस तरह आवाम नास में भी तफसील से लोगों को समझाएं, अहमदी मुबल्लिगीन और डॉक्टर्स आम पब्लिक को ये बताएं कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, इस तरह फैलती है। बहुत बड़ी वजह उसके फैलाव की जब जो बीमारी मैंने पढ़ी थी, अगर ये वही है,
वो वहाँ के विच डॉक्टर्स थे, और वो विच डॉक्टर्स जो थे वो उनको ब्लीड करते थे मरीजों को, और जिन चीज़ों के ज़रिए वो ब्लीड करके निशान डालते थे उन्हीं के ज़रिए वो उन सब को जो अच्छे थे इस वजह से वो ज़ख्म पर डालते थे कि इनको कहीं वो बुलाव न पकड़ ले। और इस तरह जिन जिन को उन्होंने निशान डाले वो सारे के सारे मर गए इस बीमारी से, क्योंकि एक का मुतफ़न खून दूसरे में दाखिल होना शुरू हुआ। और उन्होंने एक सिस्टम अपना बनाया, नया तो नहीं, उनका पुराना कदीमी रिवाज था जिसको पर अमल किया कि बदरूहों को हटाने के लिए ख़ास जगह जिस्म पर वो दागा जाए या चाकू से ज़ख्म डाले जाएं। तो इस तरीके पर ये वहाँ अफ्रीका की जहालत के साथ, यानी उन इलाकों की जहालत के साथ जहाँ अभी तक जहालत है, इस बीमारी को फैलने में मदद मिली। इसके लिए अमूमी दर्स भी देने चाहिए हमारे मुबल्लिगीन को, और रेडियो प्रोग्रामों के ऊपर भी ज़ाहिर आकर बताना चाहिए। गालिबन वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है वो पहले ही कोशिश कर रही होगी, उनके साथ रब्ता कर लिया जाए। लाइबेरिया वगैरह में वहाँ ऐसी एक और मुश्किल वहाँ ये भी है कि लाइबेरिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें आज तक भी बाज़ इलाकों में कैनिबलिज्म पाया जाता है, यानी इंसान को खाना, और बंदर का इस्तेमाल बहुत शौक़ से है। और बंदर चूँकि इस बीमारी के फैलाने का मूजिब बना है, इसलिए हरगिज़ बैद नहीं कि वही बीमार बंदर आगे इंसानों में बीमारियां फैला रहे हों। और जो कैनिबलिज्म है उसमें वो अपनी कौम वालों को तो जहाँ तक मेरी इतलात है नहीं खाते, ये अपने मुल्क वालों को भी कोशिश करते हैं कि छोड़ दें, लेकिन कहीं लालच आ जाए तो हो भी जाता होगा। मगर हम सिएरा बेचारे को बड़ी मुसीबत पड़ती है। सिएरा के साथ साथ जो लाइबेरिया के वाशी कबाइल हैं वो सिएरा पे हमला करते हैं और बार बार वहाँ वफद भेज के तो मुसाफिरों को पकड़ पकड़ के अपने मुल्क में ले आते हैं। तो वहाँ अभी कैनिबलिज्म यानी जिंदा इंसान का गोश्त खाना अभी जारी है। अगरचे हुकूमत ने पीछे बहुत कोशिश की थी कि इसका कला कमा करे, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरी इत्तलाएँ हैं वहाँ मौजूद है और बाज़ कबाइल में आम रिवाज है ये। तो ये सारी बातें उनके अपने लिए नुकसान होंगे कि अगर वो ऐसे मरीज़ को एक दफ़ा खा जाएं तो तो चल पड़ा सिलसिला, फिर वो आपस में एक दूसरे से, क्योंकि परहेज़ नहीं करते इसलिए बीमारी आम हो जाएगी। ये जो है हिस्सा इतना, ये बेशक टुकड़ों में दिखा दें, या फिर अगर ये प्रोग्राम आजकल अफ्रीका नहीं जा रहा, जैसा कि वो रशियन टेलीविज़न वालों ने जिन्होंने हमसे मुआहदा किया था, वो ऑफिशियल टेलीविज़न वाले नहीं बल्कि बीच में एक कंपनी है, उन्होंने हमसे दगा किया है और धोखाबाजी से काम लेकर इस प्रोग्राम को अज खुद काट दिया है, या गालिबन अपना टेलीविज़न या दूसरों के ऊपर महंगी कीमत में बेच दिया है। हालांकि 9 जनवरी तक उनको हरगिज़ कानून हक नहीं देता ऐसा करें। हम उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी चाराजोई करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन इस अरसे में अफ्रीका और अमेरिका दोनों ही MTA से महरूम हो गए हैं। इंशाल्लाह अब कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल से या मई के 1 मई से जो मुआहदे हों उनमें तमाम तर वो ममालिक जो महरूम हैं दोबारा इसके असर में आ जाएं, इसके दायरे में आ जाएं, MTA के दायरे में आ जाएं। वो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये जो वक्ती वक्फा है, इस सिलसिले में बेहतर यही है कि इनको टेलीफोन के ज़रिए ये मैसेज दे दें या फैक्स कर दें। आज का जो मेरा प्रोग्राम है ये अफ्रीकन ममालिक को फैक्स कर दें, और वहाँ भी बाज़ रेडियो और टेलीविज़न से हमारे राब्ते हो चुके हैं, और इस अरसे में इंशाल्लाह बाज़ ममालिक में तो उनकी नेशनल टेलीविज़न हमारे प्रोग्राम हफ्ते में 1-2 दफ़ा ऐसे दे दिया करेगी कि उनसे राब्ता भी हो, बल्कि जो राब्ते कटे हुए हैं वो दोबारा बहाल हो जाएं, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग देखेंगे।
तो ये जो दौर है इसमें एक और तजुर्बा करने का भी मौका मिल जाएगा। बहरहाल इसकी फैक्सेस तैयार कर लें यहाँ से जो मैंने आज बयान दिया है, ठीक है। फास्फोरस की पोटेंसी 30, 200, 1000 ऊंची, ये सारे अभी तजर्बे करने वाले हैं। पोटेंसियाँ तो मैं अमूमन अंदाजे से पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक कोई तजर्बा नहीं कि इस बीमारी में कौन सी पोटेंसी काम आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास या एमडी डॉक्टरों वगैरह के पास मुख्तलिफ पोटेंसियाँ होंगी, ज़्यादा होंगी ही नहीं। तो वो जो अपना अपना तजर्बा करेंगे उनकी रिपोर्ट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा इस बीमारी में कौन सी बेहतर है। फास्फोरस 30 से शुरू हो सकती है, 200, 1000 ऊंची तक। अब नईमा खोखर का मजमून चल पड़ा है, तो फिर यही चलता रहे। नईमा खोखर ने बहुत से ऐसे तजर्बे भेजे, खतूत के इख्तबासात भेजे हैं, जो एक तो अमूमन रहनुमाई का मुजिब बनेंगे सबके लिए कि बाज़ नुस्खे जो हम देते हैं अल्लाह ताला के फजल से वो बहुत मौसर हैं और कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं कि उसके नतीजे में कोई चीज़ रूनुमा होती है, बल्कि इतनी गवाहियाँ मिल रही हैं कि जिससे पता चलता है कि यकीनन इन दुआओं में खुदा ताला ने कोई असर रखा हुआ है। इस सिलसिले में इनके जो नईमा, चूँकि मेरी डाक देखती हैं अक्सर इन बीमारियों की और नुस्खे तजवीज़ करती हैं, इसलिए इनको ख़त आते हैं और उसके उन ख़तों के ख़ुलासे तैयार करते हुए ये लिख रही हैं कि जो नुस्खा पिछले चंद 1 साल 1.5 साल से हम खुसूसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पल्स्टेला 30 पर इन्हिसार करने की बजाय उन औरतों के लिए जिनको किसी वजह से बच्चा ना होता हो, पल्स्टेला 1000 हफ्ते 10 दिन में 1 दफ़ा और पल्स्टेला 30 रोज़ाना 3 दफ़ा, और उसके अलावा अशोका मदर टिंचर, ये नुस्खा मैं देता रहा हूँ। अब कुछ अरसे से अशोका के मुतबादिल के तौर पर गॉसिपियम मदर टिंचर, क्योंकि अशोका एक हिंदुस्तानी दवा है और यूरोप में अक्सर ये नहीं मिलती या मगरिब में के ममालिक में नहीं मिलती, तो गॉसिपियम इसका अच्छा मुतबादिल है जो आसानी से हर जगह मुहैया हो जाती है। तो बहरहाल ये अशोका और पल्स्टेला 30 और 1000 के तजारिब हैं। इस सिलसिले में जो खतूत आए हैं, ये 4 खतूत हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक के बयान के मुताबिक 1 माह के इस्तेमाल से ही अल्लाह ताला ने फजल फरमा दिया और उम्मीद पैदा हो गई। एक के बयान के मुताबिक जो हिंदुस्तान से ख़त आया है, शादी के बाद तकरीबन 6 साल तक बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। जब ये नुस्खा शुरू किया तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत जल्द, यानी अब 6.5 साल के बाद उम्मीद से हूँ। तो पिछले जो 9-10 महीने इन्होंने नुस्खा इस्तेमाल किया है, उसके अंदर अंदर इनको खुदा ताला ने खुशखबरी अता फरमा दी। एक टेक्सास अमेरिका से इतला देती हैं कि 6 माह तक आपका नुस्खा इस्तेमाल किया और शादी के 3 साल के बाद अब खुदा के फजल से मैं उम्मीद से हूँ। एक और ख़ातून लाहौर से इतला करती हैं कि नुस्खा इस्तेमाल किया, तफसील नहीं लिखी कब किया था और कितनी देर से बेउम्मीद थी। कहती हैं अब अल्लाह के फजल से मैं उम्मीद से हूँ। इसके अलावा कैंथरिस के इस्तेमाल से मुतल्लिक मैंने बताया था जो पेशाब की पुरानी तकलीफ़ें हैं, जो जलन, कतरा आना, रुकना, उसमें मुफीद है। तो एक साहबा इंग्लिस्तान से लिखती हैं कि सारा दिन बेहद तकलीफ़ में गुजरता था। पेशाब की तकलीफ़ ऐसी पुरज़ाब थी कि ज़िंदगी बेचैन रहती थी, किसी दवाई से आराम नहीं मिलता था। शाम को इस दवा का पता चला और तीसरी खुराक से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया और सुबह तक तबीयत बहुत बेहतर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो अगर बर वक्त बरमहल दवा दी जाए तो अल्लाह के फजल से बहुत ख़तरनाक बीमारियों में भी कला कमा कर देती है, बहुत सी मुसीबतों से निजात बख्शने वाली दवाएँ हैं। एक साहिबा लंदन ही से लिख रही हैं कि बच्ची को पेशाब की शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई और वही इलामतें कैंथरिस वाली मिलती जुलती थीं, वो उसको शुरू कराई तो शाम तक खुदा के फजल से बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। एक साहबा को बालचर की तकलीफ़ थी और औरतों में अगर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बन जाती है, क्योंकि इंसान के सर, मर्द के सर के बाल तो गंजे भी हों तो इतने रद्द नहीं किए जाते। वो औरत के लिए बड़ी मुश्किल है बेचारी के लिए, क्योंकि उसकी जीनत के अहम हिस्सों में से एक बाल हैं। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया इस बच्ची पर। कहती हैं, ओहो माफ़ करना, इसके मियाँ को बालचर था। हाँ हाँ, उसको शौहर मियाँ को ही कहते हैं। तो शौहर साहब को बालचर था और वो जो मेरा आम रोज़मर्रा का नुस्खा है, बेसिलियम 200, ट्यूक्रियम, पिक्रिक एसिड और नेट्रम्योर 30 में, ये मिलाकर दिया। चंद दिन 15 दिन के अंदर अंदर कहते हैं बाल उगाए, लेकिन अभी वो बाल सफ़ेद हैं। अब उम्र नहीं लिखी है उनकी, पता नहीं। ये जरूर किस मदर टिंक्चर जी जो क्यू उसके ऊपर जी लिखा नहीं, होता है। टाइम इसका कितना होना चाहिए? दिन में 3 दफ़ा दिलवाते हैं, 10-15 मुसलसल देते रहना देते चाहिए? हैं, कोई नुकसान नहीं। क्यों? अच्छा अच्छा, क्या वजह? नहीं पूछा जरूर, क्यों आप तजवीज़ करते हैं ना नुस्खे में, तो बाज़ लोग फिर पूछते हैं कि किस तरह लें, इसलिए पूछा। आपको ये तो आम रोज़मर्रा की बात है। जो मदर टिंक्चर्स हैं इनको जारी रखना चाहिए जब तक फ़ायदा ना हो, और अगर कोई खुदा न खास्ता उसके नुकसान की इलामतें ज़ाहिर हों तो फिर फ़ौरन पूछ लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक बड़ा ख़तरनाक वाक़या हुआ था जर्मनी में। किसी बदबख्त आदमी ने एक अहमदी को महज मजहबी दुश्मनी में नहायत गंदा मादा जो इंसान के फुजले, बीमार फुजले में से निकलता है, हर किस्म का उस बदबख्त ने इकट्ठा करके एक केक बनाया, उसको दावत दी और उसको वो केक खिला दिया। कुछ खाकर उसको पता लग गया होगा उसकी बदबू वगैरह से, मगर उसका असर हो चुका था। और उसके बाद लंबे अरसे तक उसको शदीद बीमारियां लाक हो गईं, जिस्म सूख गया, अंतड़ियों की तकलीफ खौफनाक, और किसी दवा से आराम नहीं आता था। तो उसने लिखा कि ऐसे बिल्कुल एक जीता जाता जागता मुर्दा बन के फिर रहा हूँ, इस कदर बद असर पड़ा है उसका। उसको मैंने कहा कि तुम हस्बे ज़ैल दवाएं इस तरतीब से जिससे मैं लिख रहा हूँ इस्तेमाल करो। सोराइनम सीएम जो गंदे इंसानी मादों की दवा है और बदबू और ताफुनात के खिलाफ अच्छा असर रखती है। बेसिलिनम सीएम जो सिल्ली मादे से बनाई हुई है और उसके चूँकि तमाम आज़ा मुतासर थे, फेफड़े भी थे, अंतड़ियाँ भी थीं, दूसरा निज़ाम हुदूदों का निज़ाम मुतासर था, इसलिए मैंने इस तरतीब से उसको दवाएं दी। सोराइनम पहले, फिर दूसरे माह बेसिलिनम, फिर तीसरे माह पायरोजिनम 1 लाख में। और ये तीनों दवाएं ताफुनात की चोटी की दवाएं हैं। उनका ख़त आया है, नईमा ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जिक्र किया है था कि वो इतना खुश है, अल्लाह के फजल से सारी बीमारियां उसकी ख़त्म हो गई और सब बदअसरात मिट गए। उस पर मुझे ख्याल आता है कि मौलवियों के खून की पोटेंसी बनानी चाहिए। ये मौलवियत है जिसने ये गंद किया सारा। कितना गलीज दिमाग है, सोचने ज़रा। तो अगर इनकी खून की पोटेंसी बनाई जाए तो हो सकता है बड़ी बड़ी मौलिक अमराज उससे ठीक हो जाएं। अब ये हैं मुतफर्रिक मज़ीद उनके
नीमा खोखर को जो जवाब आते हैं उनसे उन्होंने बात खुलासे तैयार किए हैं। एड़ी और पंजों में शदीद दर्द की सूरत में खुसूसन जबकि एड़ी में जैसे कील चुभता हो, सुबह उठ के पाँव न लगते हो ज़मीन पर, एड़ी न लगती हो, उसमें मैं अमूमन आर्निका और लीडम इकट्ठी दिया करता हूँ। और एक कनाडा से ख़त आया है कि अल्लाह ताला के फजल से उस दर्द को जिसको और किसी तरह आराम नहीं आता था, इसी एक नुस्खे से मुकम्मल आराम मिल गया है, उस दर्द से निजात मिल गई है। एक बच्चा रात को उठ के डर जाता था, उसे आर्सेनिक दवा दी गई, वो खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर्सेनिक 30 में दी थी। ये गालबन नईमा ने खुद ही तजवीज़ की होगी आर्सेनिक 30, हाँ, क्योंकि रात को डर के उठने में मैं तो उम्र आर्सेनिक ऊंची दिया करता हूँ, तो इन्होंने 30 भी काम कर जाती, इससे पता चलता है अल्लाह के फजल से। पाँव और टांगों में ठंड, शदीद कमज़ोरी और नकाहत, इसके लिए CPR-30 से मुकम्मल आराम आ गया। CPR पाँव और टांगों की ठंड वगैरह के लिए और कमज़ोरी के लिए अच्छी दवा है, मगर ये मुझे समझ नहीं आई कि नईमा ने क्यों 30 तजवीज़ की। मैं तो CPR जब तक बाज़ दूसरी इलामतें CPR की मौजूद ना हों वो नहीं दिया करता। CPR का मरीज़ समझना चाहिए, इसलिए अगर मैं इस बात को सुनकर लोग CPR शुरू कर देंगे तो अक्सर सूरतों में नाकाम होंगे। इनमें नुस्खों में बाज़ वो नुस्खे भी शामिल हो गए हैं जो हमारी डाक देखने वाले या डाक देखने वालियाँ मेरे लेक्चर्स से अंदाज़ा लगाकर ख़ुद तजवीज़ कर देते हैं बीच में। बसा औक़ात वो कामयाब होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी होते, तो उसको नमूना बनाकर ये समझ लेना कि इस सलामत पर ज़रूर काम करेगी, दुरुस्त नहीं है। मैंने देखा है पाँव और टांगों की ठंड और कमज़ोरी की वजह से अगर CPR दी जाए तो वो अक्सर काम नहीं करेगी। बहुत सी दूसरी दवाएं हैं जो उससे बेहतर काम करती हैं, लेकिन जहाँ इत्तेफाकन मरीज़ा की इलामतें और ये इकट्ठी हो चुकी हों, वहाँ खुदा के फजल से तीर बहदफ की तरह काम करेगी। CPR का मरीज़ बनता कैसे है, ये सोच समझ लेना चाहिए, उसके बगैर आपको CPR का सही इस्तेमाल नहीं आएगा। CPR पैदाइशी तौर पर वो मिजाज लेकर पैदा नहीं होती, यानी सिलीशिया वाली बच्ची, अक्सर औरतों में ये बीमारी पाई जाती है, बल्कि लंबे अरसे के बोझ पड़ने से, लंबे अरसे तक ऐसे कामों में मुनमिक होने से जो आखिर उसकी कमर तोड़ दें, एक बेजारी पैदा कर दें। जिस्मानी बोझ और अलावा अज़ीं अगर जहनी बोझ भी साथ शामिल हो जाए तो एक लंबे अरसे के बाद सिलीशिया का मरीज़ CPR का मरीज़ पैदा करता है। बस एक औरत जो मसलन शादी के बाद हंसती खेलती खुश आई और हंसती खेलती खुश रही, बाद के हालात में उस पर बोझ पड़ने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, बेइंतहा घर के काम, बच्चे ऐसे जो बीमार या बदमिजाज। अब अगर किसी का बच्चा कैमोमिल्ला बच्चा हो, वो हर वक्त क्या मुझे उठाए लिए फिरो, बास टूटी होते हैं, उनको चैन ही नहीं आता, वो हर वक्त दौड़े फिरते हैं, मुसीबत डाली होती है। और माएँ तौबा तौब करती हैं, कहती हैं हमें अल्लाह माफ़ी दे इन बच्चों से। तो ऐसे बच्चे अगर मुसलसल हों, फिर बर्तन धोने पड़ें, उसको कपड़े धोने पड़ें, सारे घर के काम खुद करने पड़ें, तो एक अरसे तक उसकी जो इब्तदाई खुश मिजाजी थी वो उसके काम आती रहती है, यहाँ तक कि फिर उसमें कुछ बाकी नहीं रहता, वो फिर टूट जाती है। जब वो टूटती है फिर CPR का मरीज़ बनती है, और उस वक्त उसकी ये अलामत इस तरह दिखाई देने लगती है कि अपने खावन से जिसके साथ अच्छा भला प्यार था, कुछ शिकवा भी नहीं, अचानक ताल्लुक़ टूट जाता है, उसको कुछ परवाह नहीं। अपने बच्चे जिनके ऊपर जान छिड़कती थी उनसे बेतल्खी पैदा हो जाती है।
ये इस तरह मरीज बनता है, कोई पैदाइशी बना बनाया मरीज नहीं है। क्योंकि होम्योपैथिक किताबों में अक्सर सीपिया की इन इलामतों को नुमाया करके पेश किया गया है, इसलिए लोग ऐसी मरीज़ा ढूंढते हैं जो हमेशा से ऐसी ही हो। हालांकि जैसा कि मैंने बयान किया है, सिलीशिया कोई पैदाइशी मरीज़ का नाम नहीं, सीपिया पैदाइशी मरीज़ का नाम नहीं है। ये मरीज़ हालात की मजबूरी से बनता है। ऐसा मरीज़ आपके सामने आए, खा वो मर्द हो या औरत हो, मर्द भी बाज़ दफ़ा इस किस्म की मुसीबतों, तजारती या दूसरी मुसीबतों वगैरह की वजह से खुशबाश होते हुए अचानक टूट जाते हैं और मिजाज में तब्दीली पैदा हो जाए और अजनबी मिजाज बन जाए, मरीज ठंडा हो और जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएं, जैसा कि आपने दिया 30 ताकत में सीपिया दी जिसकी टांगें ठंडी थीं और कमज़ोरी थी। सीपिया के मरीज में सर्दी और कमज़ोरी ये बहुत पाई जाती है। फिर हर काम करना दूभर हो जाता है, बस सिर्फ बिस्तर पर आराम मिलता है और थका हुआ टूटा हुआ मरीज ये शक्ल जब पेश करता है तो खा उसको कैंसर हो, खा उसको हड्डियों की बीमारियां हों, खा उसका जिगर नाकाम हुआ हो, हर किस्म के अमराज ऐसे मरीज के सीपिया के असर में होंगे। और अगर सीपिया से पूरी तरह ठीक ना भी हों तो और दवाओं के लिए रास्ता खोल देते हैं, यानी सीपिया रास्ता खोल देती है। इसलिए ऐसी सूरतों में सीपिया का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ डॉक्टरों ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर हमें कहा जाए कि सिर्फ एक दवा रखनी है अपने पास, बाकी सब दवाएं तुम्हारी ख़त्म और उसी से प्रैक्टिस करो, तो वो कहते हैं हम तो सीपिया रखेंगे और मेरे ख्याल में बड़ी गलती करेंगे। अगर मैं करूं तो सल्फर रखूं, सल्फर जैसी हमागीर दवा जो आगाज़ में भी काम आती है, लंबे अरसे की में तक फैल रहने वाली बीमारियों में भी काम आती है, हर किस्म की बीमारियों से गहरा ताल्लुक़ रखती है, जल्दी अमराज से, पेट की अमराज से, कल्बी और जिगर वगैरह की अमराज से। इसलिए मेरे ख्याल में तो सल्फर अगर मजबूरी हो तो मस्ट है, उसके बगैर गुजारा चल नहीं सकता। इसलिए अपनी थैली में सल्फर ज़रूर रखा करें। दूसरे ये कहना है ही गलत कि एक दवा से सब गुजारा हो सकता है। चोटों वगैरह के लिए जो आर्निका काम करती है वो दूसरी दवाएं काम नहीं कर सकती। इन्फेक्शंस में, गहरी इन्फेक्शन में सल्फर अकेली हरगिज़ काम नहीं आ सकती हमेशा। सिलिशिया उसके बाद ज़रूरी हो जाती है। बाज़ दफ़ा हैपरसल्फ जब सिलिशिया भी नाकाम हो उसको ज़रूरी हो जाती है। बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन की वजह से तकलीफ़ नहीं हो रही होती, दूसरी वजूहात जो इन्फेक्शन के बाद ज़ाहिर होती हैं उनसे तकलीफ़ होती है। आप इन्फेक्शन की दवाएं देते रहें मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसलन दांत दर्द है, अगर दांत में दर्द है तो इन्फेक्शन की वजह से या और गहरी कमज़ोरियों की वजह से वो जो मसूड़े हैं वो नीचे होने शुरू हो जाते हैं या खुलने लग जाते हैं। उनके अंदर दांत जो हैं वो खुली थैलियों में गोया के कमज़ोर पड़कर हल्के दबाव से अपने मुतासर होकर जगह भी बदलते हैं। उंगली से अगर उनको दबा के देखा जाए, मरीज़ खुद देखे, तो वो महसूस करता है कि हल्की सी चाल आ गई है, जैसे पुरानी मोटर का स्टीयरिंग हो ना, उसमें चाल आ जाती है, तो दांतों में भी चाल आ जाती है। आजकल के ज़माने में तो आपको तजर्बा नहीं है पुरानी मोटर का। हम जब जिस ज़माने में मैंगलिस्तान होता था वहाँ बड़े बड़े ज़बरदस्त तजारब होते थे पुरानी मोटरों के। उस जो स्टीयरिंग यानी हैंडल हम कहते थे उसको, वो जब ढीला पड़ जाए तो अब तो ज़रा सा यूँ करें तो पहिया मुड़ता है ना, उसमें बाज़ यूँ करके चक्कर मार के फिर पहिया मोड़ना पड़ता था। और उसमें हमारे मौलूद खान साहब जो हमारे मुबल्लिग इंचार्ज थे, उनकी कार बेमिसल थी इस मामले में। मेरी पुरानी कार जो थी वो भी बहुत आला दर्जे की थी, इस लिहाज से यूं करके बड़ी तेजी से हाथों की वर्जिश होती रहती थी।
मगर मौलूद साहब की कार को तो बस 2 चक्कर देने पड़ते थे। और उसकी वजह से एक और मुसीबत ये पड़ती है कि पूरा चक्कर दे के तो वापसी में देर हो जाती है, फिर 2 चक्कर के इतनी देर में कार कभी इधर कभी इधर। तो उन बेचारों का ये हाल था कि 10 दफा इम्तिहान दिया, 10 दफा फेल हुए, हालांकि उनका कसूर नहीं था, वो अपनी कार पे इम्तिहान देते थे। एक दफा ये वाकया हुआ कि उनकी कार दाखिल हुई है, हाँफते कांपते डरे हुए बेचारे निकले तो पीछे पीछे पुलिस पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है इसने पी हुई है और ये इसकी मैं पर्ची दे के जा रहा हूं। शुक्र है अजीज दीन मरहूम साहब को उन्होंने बुलवा लिया। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, बुजुर्ग आदमी, फरिश्ता सीरत आदमी, ये तो हराम चीज को हाथ भी नहीं लगाता, और तुमने अगर मुकदमा दर्ज कर दिया तो दुनिया क्या कहेगी कि इमाम मस्जिद लंदन में पी हुई थी, इसका चला तो टेस्ट करो सारे देखो। बहरहाल वो शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने वो समझ गया। उन्होंने कहा अच्छा अब तुम ये करो, जरा सीधी कार चला के दिखा दो। फिर वो पकड़ा गया। अजीज साहब ने कहा ये है असल टेस्ट, तुम ये कार पकड़ो, सीधी चला के दिखा दो। हमने तो कोई आदमी नहीं देखा जो इसको सीधा चला सके। तो वो खोंचला हुआ था। तो दांत जब खोंचले हो जाएं तो उनके अंदर से नर्व्स नंगी हो जाती हैं और 2 तरह के रद्द-ए-अमल होते हैं। फिर बाज़ दफ़ा गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है, ज़रा सा गर्म पानी हो तो आग लग जाती है, और ठंड फ़ायदा देती है। ऐसी औरतें बर्फ़ वाला पानी या इस किस्म की ठंडी चीज़ मुंह में रखेंगी, जब तक वो है चैन रहेगा, उसके बाद फिर मुसीबत। दूसरे गर्मी से फ़ायदा होता है और ठंड तकलीफ देती है, ये भी होता है बाज़ दफ़ा। चाय जैसी गर्मी से नहीं, मामूली गर्मी से, बाहर की टकोर से। मगर ठंड जो है वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त होती है, ज़रा सी ठंडी चीज़ लगे तो सारे आसाब झन्ना उठते हैं। अब जिस चीज़ ने मरज़ पैदा की थी, अगर वो सीपिया भी हो तो यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि अब वो मरज़ एक और दायरे में दाखिल हो गया है जो एक्सपोजर के तौर पर है, नर्व्स का एक्सपोजर है बस। और उस मिजाज के मरीज के मुताबिक या वो दवाएं फ़ायदा देंगी जो ठंडे पानी से दर्द के आराम की इलामत अपने अंदर रखती हों, या वो दवाएं जो गर्म पानी से या गर्म पानी ना से टकोर से आराम की इलामतें अंदर रखती हों। तो इस तरह जो किनारे का मरज़ है जो पैदा हो गया और असल चीज़ें हट भी गई पीछे, उसको ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज के लिए बाज़ दफ़ा ये करना पड़ता है, मजबूरी है। कई दफ़ा मैंने देखा है, मैं सही दवाएं दे दे के थक गया, बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। बाद में किसी और के दिमाग में यही बात आ गई कि ये जो इलामत है इसको क्यों ना पकड़ें, तो उससे खुदा के फजल से फ़र्क पड़ गया। तो ये जो निज़ाम है होम्योपैथी का, एक मुश्किल निज़ाम है, मगर ऐसी मुश्किलात रोज़मर्रा नहीं आती, कभी कभी आती हैं। उस सूरत में जब पै बपै दवाएं नाकाम हो रही हों तो जल्द 2 ख्याल दिल में आने चाहिए। या तो ऐसी दवाओं का ख्याल जो रोकें दूर करने वाली दवाएं हैं, यानी गहरे असर वाली, जैसे सल्फ़र है, मर्कसोल है, सोराइनम है, मेडोरिनम है, सिफलिनम है, और ये क्या बेसिलिनम। ये जो है ये चोटी की वो दवाएं हैं जो गहरे असरात रखती भी हैं और गहरी रोकें दूर करने की भी ताकत रखती हैं। गहरे मुस्बित असरात भी रखती हैं, और अगर मुस्बित असर ना भी रखती हों तो एक मनफी असर को दूर करने में मुमकिन हैं। अब मसलन बाज़ बौने हैं जिनके इलाज में मुश्किल पेश आती रही है, उनका कद आगे बढ़ता ही नहीं था, हर तरह से मैंने अपनी रोज़मर्रा की दवा दी, को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उनको जब सिफिलिनम की CM की खुराक दी तो उससे दोबारा वो असर, दोबारा नहीं, वो असर चल पड़ा।
बौनेपन के खिलाफ एक और दवा भी बहुत अच्छी है, वह है मेडोराइनम। और सिफिलिनम के मुतालिक तो शाज़ जिक्र मिलता है, मगर मेडोराइनम का जिक्र अक्सर मिलता है कि कई होम्योपैथ कहते हैं कि बौनेपन का इलाज है, मगर मेरे नज़दीक अपनी ज़ात में इलाज नहीं है। अगर मेडोराइनम की ज़रूरत पड़ी हो, यानी जिस्म में साइकोसिस का मादा पैदा हुआ हो और उसके असर से किसी बच्चे का बढ़ना नशोनुमा बंद हो जाए, उस सूरत में अगर मेडोराइनम दी जाए तो नशोनुमा में जो गांठ पड़ी थी वो खुलती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बच्चा वैसे ही किसी अंदरूनी कमज़ोरी का शिकार हो और ना बढ़ता हो, तो वहाँ मेडोराइनम अकेला नहीं काफ़ी होगी, क्योंकि गांठ खोल तो सकती है मगर नशोनुमा को वैसे बजाते खुद बहाल नहीं करती। मसलन हड्डियों की कमज़ोरियाँ हैं, बाज़ बच्चों की हड्डियाँ अपनी उम्र के लिहाज से बहुत छोटी उम्र की रहती हैं। बच्चा 10 साल का है तो हड्डी की उम्र 4 साल की है, तो ऐसी सूरत में वो अपनी छोटी उम्र की हड्डी के हिसाब से बढ़ता है, यहाँ तक कि बढ़ने की उम्र बंद हो गई। ऐसी सूरत में ब्राइटा काव और सिलिशिया, कैलकेरिया फ्लोर और बाज़ दफ़ा कैलकेरिया कार्ब भी, ये वो दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम दिखाती हैं। बाज़ ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें छोटे कद की रवायतें नस्लों से चली आ रही थीं, वो टूट गई हैं अब। इसलिए ये तहकीक भी ज़रूरी है कि जेनेटिकल चेंजेस करने की कहाँ तक होम्योपैथिक में खुदा ताला ने सलाहियत रखी है। कई ऐसे मरज़ हैं जिनमें जब तक जेनेटिक चेंजेस ना हो मरीज़ को शफा नसीब नहीं हो सकती। और जेनेटिक्स की तब्दीलियों के लिए अब ये मैकेनिकल रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, यानी मैकेनिकली जेनेटिकली एक क्रोमोसोम से जहाँ कोई कैरेक्टर है, जीन है कोई, उसको वो काट कर उसकी जगह कोई हेल्थी जीन बाहर से डालें, या और इसी तरीक पर ऑपरेशन करके, जो बहुत ही बारीक किस्म का ऑपरेशन है जो डायरेक्ट आंखों से नहीं हुआ करता। वो ऑपरेशन इस किस्म के हैं जिनमें बहुत ही आला दर्जे के लतीफ़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं और उनके ज़रिए फिर वो बहुत बहुत बारीक इन्होंने सिरिंजें भी बना ली हैं, इतनी बारीक कि 1 मिलीमीटर का 5000वां हिस्सा या इससे भी ज़ायद उसकी मोटाई होती है। जहाँ तक मुझे याद है एक जगह मैंने गालबन 50,000वां हिस्सा पढ़ा था, तो 5 या 50,000वां हिस्सा इतनी बारीक चीज़ है कि वो आँख से बल्कि खुदबीन, आम खुदबीन से भी दिखाई नहीं देगी। उसके बावजूद बहुत ही आला दर्जे के आलात इन्होंने बनाए हुए हैं, उनके अंदर वो उसको फिक्स करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली बारीक बिजली के ज़राए से उसको हल्का हल्का मूव करते हैं, यहाँ तक कि वो जेनेटिक सेल जिसके अंदर तब्दीली करनी है वो उसके सामने आता है, तो वहाँ वो जीन नई दाखिल कर देते हैं और उसके बाद उसको जब जिस्म में वापस करते हैं तो बाकी भी जिस्म के अंदर जो खुलियाँ हैं वो उस जीन को कबूल कर लेते हैं, वो रफ्ता रफ्ता मल्टीप्लाई कर जाती है। इसकी तफसील नहीं पता किस तरह करते हैं, मगर बहरहाल ये भी मालूम है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और फिर जाकर इस बात का इम्कान है कि वो बीमारी दूर हो। अब दुनिया के अक्सर गरीब अगर ये तरीके इलाज अपने पाया तकमील को भी पहुंच जाए, ऐसे डॉक्टरों के पास के सिर्फ इस्तेफादा करने के अहल ही नहीं है, ना ऐसे अस्पताल मुहैया, ना ऐसे सफ़र ख़र्च वगैरह के इंतज़ाम के इंसान अमीर मुल्कों में पहुँचे, फिर फ़ीसें बेइंतहा। आजकल जिस स्टेज पर है ये, मेरे ख्याल में तो $1,00,000 तक तो कुछ भी नहीं, ऐसी तब्दीलियों के लिए गालबन इतना वो ज़रूर मुतालबा करते होंगे। मगर बहरहाल होम्योपैथी में इस हिस्से पर तहकीक ज़रूरी है
और मेरा ये तासुर है कि बड़े खुले इम्कानात हैं, क्योंकि बाज़ लोग जिनके ख़ानदानी तौर पर बोनापन एक हकीकत के तौर पर सामने हो, यानी एक नस्ल दो नस्ल छोटे कद के आ रहे हैं, उनमें अगर वो रिसेसिव कैरेक्टर दाखिल हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि उसमें ऊंचा होने का मादा ही नहीं है। ये जो मजमून है इसकी तफसील मैं यहाँ नहीं जाता क्योंकि मुश्किल हो जाएगी सबके लिए समझनी। सिर्फ इतना याद रखें, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। जिस्म के अंदर जो भी सलाहियतें, नखूश वगैरह अगली औलाद में मुंतकिल होते हैं जिस्म के अंदर से, उनमें दो किस्म की चीज़ें हैं, या खुलियों में जीन डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी। डोमिनेंट हो तो अगर रिसेसिव भी मौजूद हो तो डोमिनेंट सब जगह ज़ाहिर हो जाएगी। मसलन अगर नीली आँख और ये नस्वारी आँख, ब्राउन आँख, इनमें से नीली आँख रिसेसिव है और ब्राउन आँख डोमिनेंट है मसलन, तो अगर ब्राउन आँखों वाले की नीली आँखों वाले से शादी होगी तो हो सकता है सारे बच्चे ब्राउन आँख वाले हों। अगर ब्राउन आँख का वो मादा बच्चों में दाखिल पहुंच गया हो, उस बच्चे में जो जनीन है, अगर ना पहुंचा हो तो फिर नीली हो सकती है, मगर बिलअमूम पहली नस्ल पूरी की पूरी डोमिनेंट कैरेक्टर इख्तियार करती है, यानी ब्राउन आंख अगर डोमिनेंट है तो। अब उनमें रिसेसिव कैरेक्टर भी मौजूद था, यानी अगर माँ की आंखें नीली थीं तो नीलापन भी मौजूद था, मगर रिसेसिव का मतलब है दबा हुआ है। ये दबा हुआ तभी उठेगा जब दोनों नीले होंगे, यानी दोनों जीन्स के हिस्से जो माँ से आए हों या बाप से आए हों दोनों नीले हों, तभी नजर आएगा, वरना तो जो ब्राउन है वो दबाए रखेगा हमेशा। वो एक दफा हो जाए तो फिर जब भी नीलों की नीलों से शादियां होंगी, नामुमकिन है कि उनमें फिर कोई ब्राउन नजर आ जाए। तो ये मजमून है, इशारतन समझाने के लिए बता रहा हूँ, बड़ा तफसीली मजमून है। फूलों पर एक पादरी ने तजर्बे किए थे और उससे फिर आगे जाकर ये सारा मजमून फैले और बहुत तरक्की कर गए हैं। इनको कहते हैं जेनेटिक्स, यानी वो किरदार जो जीन्स में लिखे हुए हैं वो आगे किस तरह फैलते हैं, किस तरह एक दूसरे से असर रखते हैं। अब ये जेनेटिक तब्दीलियाँ शुरू कर चुके हैं और मेरे तजर्बे में ऐसे मरीज़ हैं जिनमें जेनेटिक के असूल के मुताबिक छोटा कद ही रहना चाहिए था, ऊंचा नहीं होना चाहिए था, और अल्लाह के फजल से ऊंचे हो गए। इसका मतलब यह है कि होम्योपैथिक इतना गहरा असर रखने वाला तरीका इलाज है कि जेनेटिकली अंदर तक उतरता है, और ऐसे लोगों के फिर टेस्ट होने चाहिए, एलोपैथिक टेस्ट होने चाहिए, ताकि वो पता लग सके कि ये इसमें जो तब्दीली वाक़या हुई थी तो जेनेटिकली कहाँ तक उसका दवा का असर पहुँचा है। बाज़ हमारे पास चूँकि टेस्ट नहीं होते इसलिए हमें पता नहीं लगता। मसलन ये डिफ्थेरिनम है, डिफ्थेरिनम के ज़रिए 8-8, 10-10 साल तक के लिए मुकम्मल इम्यूनाइजेशन हो जाती है। यानी अगर डिफ्थेरिनम 200 में मसलन चंद दिन दी जाए बाकायदा, फिर कुछ अर्सा दी जाए हफ्ता, तो ऐसे मरीज़ को फिर डिफ्थेरिया नहीं होगा, चाहे डिफ्थेरियों का जूठा भी खाए तभी भी नहीं होगा। अब इस पर जब टेस्ट किए हैं डॉक्टरों ने, बाज़ होम्योपैथिक डॉक्टर जो एलोपैथ भी थे और उनके पास वसाइल मुहैया थे यहाँ, तो उन्होंने लिखा है कि वो अंदरूनी एक कैरेक्टर जो दिफा की इस तब्दीली के लिए ज़रूरी है वो खून में पैदा हो गया, और पॉजिटिव टेस्ट जो था वो नेगेटिव में बदल गया। अब उसकी तफसील मुझे इस वक्त याद नहीं, मगर मैं कल या आइंदा आपको बताऊंगा, या वैसे आपको लिख के भेज दूंगा। वो चेक कराएं कि वो क्या तब्दीली उसने की है। एड्स में भी अगर कामयाबी है तो ये ज़ाहिर करती है ये कामयाबी कि कोई बहुत गहरा पैगाम मिला है
जो जेनेटिक्स की सतह तक नीचे यानी खुलियों में उतर गया हो और खुलियों के अंदर क्रोमोसोम्स और फिर उनके जीन्स में दाखिल हो गया हो। तो ये पहलू ऐसा है जो अभी तिश्ना है, और हमारे अहमदी होम्योपैथ को खुसूसियत से या दूसरे भी जो मेरी किताब इन क्लासेस से इस्तेफादा करते हैं, उनसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि होशमंदी के साथ जहाँ जहाँ वसाइल मुहैया हों टेस्ट भी किया करें। मसलन फ्रांस में जो एक नोबेल लॉरिएट था, जिसने जो बायोकेमिस्ट्री में गालिबन नोबेल लॉरिएट था, उसके मजमून को बहुत नापसंद किया गया था सारे एलोपैथिक दुनिया में, मगर वो कायम रहा इस बात पर कि एक होम्योपैथ के से मिलकर उसने जो तजर्बे किए तो उसने देखा कि यकीनी तौर पर होम्योपैथिक दवा से खून के अंदर खुलियों पर नुमाया असर पड़ा था, और साइंस के टेस्ट ने बता दिया कि वो दिफाई कार्रवाई जो अंदर शुरू हुई है वो एक ठोस दिफाई कार्रवाई है और उसका ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका जो पेपर था उसने एक ज़माने में बड़ा तहलका मचाया था, लोगों ने मुखालफत कर करके आवाज़ को दबा दिया, मगर ये हकीकत है जो दब नहीं सकती। और आइंदा इंशाल्लाह ज़माने में होम्योपैथिक और फैलेगी, मगर इसको बहुत ज़्यादा सहारों की ज़रूरत है कि साइंटिफिक बुनियादों पर अगर इसका फ़लसफ़ा ना भी समझ आ सके, अमल जैसे करती है वो अगर खुल जाए और सबूत मुहैया कर दिए जाएं तो फिर एलोपैथिक दुनिया भी इससे ज़्यादा इस्तेफादा कर सकेगी। अच्छा, ये अब इजाज़त है, वक्त ख़त्म हो गया। अभी आपके सबक बाकी है ना? ये बाकी फिर अभी करेंगे इंशाअल्लाह।